हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ये लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक है। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, रेस्पिरेशन जो होता है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, और जनरली जिसमें क्या होता है कि दो स्टेप में इसको आप समझ सकते हो। पहला होता है गैसेस एक्सचेंज। इस गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है कि हम इनटेक ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको क्या कहते हो? ब्रीदिंग कहते हो। सेकेंड स्टेप जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किसका? सिंपल फूड मटेरियल का। ओके। और ये सब कहाँ होता है? इनसाइड द सेल के अंदर होता है, और इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस सेलुलर रेस्पिरेशन ही एक्चुअल में ट्रू रेस्पिरेशन होता है, और इसी को आप ने जब रेस्पिरेशन की डेफिनीशन में क्या लिखते हो, इसी को कहते हो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, इसी को आप रेस्पिरेशन कहते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होती है कि इस एनर्जी का क्या होता है कि दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी बनाने में खर्च होता है। यानी जो एनर्जी यहाँ निकला रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, भाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से एनर्जी निकलेगा भाई। और दिस एनर्जी इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फ्रॉम कहाँ से? एडीपी मॉलिक्यूल से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं इसको, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। देखो कैसे, जो रेस्पिरेशन में एनर्जी निकली थी, ये एनर्जी यूज करके एडीपी से फॉस्फेट जोड़ा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आईपी लिखते हैं, और क्या बना लिया? एटीपी बना लिया। दीज एटीपी मॉलिक्यूल, ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है, ये स्टोर हो जाता है कहाँ? सेल में। ठीक। एंड दिस एनर्जी स्टोर इन एटीपी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ इन द एटीपी मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। और जब भी सेल को ज़रूरत होती है इस एनर्जी की, तो क्या होता है? एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, फिर से एडीपी बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक। अब देखो, ये एटीपी जो बना था रेस्पिरेशन में, ये ब्रेक हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और एडीपी फिर से बना और एनर्जी निकली। ओके। एक एटीपी के ब्रेक होने से 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ओके। अब देखो, ये सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, इसी को समझना है। और इसको समझने के लिए हम हेडिंग पढ़ेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ओके। फर्स्ट देखो, सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल। देखिए, आपको ये समझना है, दो बातें समझनी है। एक तो सबसे पहले सेल देखिए कि ये सेल है। ओके। सेल के अंदर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया। ठीक। सबसे पहले सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक प्रोसेस है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बने। ये साइटोप्लाज्म में हुआ। ये सब कहाँ हो रहा है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक। अब देखो, ग्लूकोज
ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, इट हैपन इन द साइटोप्लाज्म, फॉर्म पायरुवेट, इसको पायरुविक एसिड भी कहते हैं, पायरुवेट आयन की फॉर्म में इसको क्या बोलते हो, पायरुविक एसिड, ठीक, पायरुविक एसिड, ओके। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ओके, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब समझना है कि ग्लूकोज जो है वो C6H12O6, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि पायरुवेट जो है ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, C3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ओके। अब पायरुविक एसिड का क्या होता है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका फ्यूचर ये होगा कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन सेल के अंदर नहीं है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, सपोज जैसे कि ईस्ट सेल, तो यहाँ पे ये पायरुविक एसिड ब्रेक हो जाता है, किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज होती। इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ओके। इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, C2H5OH, C2H5OH, ओके। और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि मान लो ये पायरुविक एसिड है और पायरुविक ऑक्सीजन कम है लेकिन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कहाँ होता है, इन हमारी मसल्स में, इन मसल्स, तो वहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और बच्चों मसल्स में लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है, इसी लैक्टिक एसिड की वजह से थकान आती है, फटीग आती है, इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होती है, थकान आती है। अब बच्चों तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, 3 पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मान लो ऑक्सीजन है, तो ये पायरुविक एसिड जो पायरुविक एसिड बन रहा था, ये पायरुविक एसिड ये जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कन्वर्ट बनता है, किसमें ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ओके। अब देखो यहाँ पे ये समझना है कि ये जो काम हो रहा है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, और जबकि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे बिल्कुल अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बना इस पायरुविक एसिड से, ओके। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये इन पहले में इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और इसमें भी कॉमन है, समझ रहे हैं, इसको बात को ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का है। तो रेस्पिरेशन टाइप्स में 2 टाइप्स को क्लासीफाई कर सकते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कि देखो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। एनारोबिक इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, ओके। एरोबिक respiration occurs in mitochondria, and now you should remember it, the first step of all as aerobic as well as anaerobic respiration, aerobic as well as anaerobic respiration, this first step सभी में कॉमन है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखो एक बात यहाँ पे, एक स्टेटमेंट, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेकेंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक, ओके, वाइल इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट इसमें CO2 और H2O है, जबकि स्टेट इसमें अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। देखो ये दोनों ये आपके ये किस में आए थे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन नहीं ज़रूरत है और इसमें भी ऑक्सीजन
तो बिल्कुल अब्सेंस में ही, और ये ऑक्सीजन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये लैक्टिक एसिड बन रहा है मसल्स में। ओके, नाउ इसमें क्या हो रहा है, मोर अमाउंट एनर्जी एरोबिक में रिलीज होती है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कस रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे रेस्पिरेशन होता है बच्चों, इसको समझें। देखो, ह्यूमन में आप समझिए, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्यों। पहला स्टेप देखिए क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि हम पहले सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, लंबी सांस लिया, बाहर निकाला। ओके, ये स्टेप फर्स्ट स्टेप है, जिसको कहते हो हम, क्या कहते हो, ब्रीदिंग। ओके, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है, जिसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर जो होती है ये रिलीज आउट। ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, फिर जब लंग्स में एयर पहुंच जाती है, ध्यान रखना, तो लंग्स में एयर पहुंचने के बाद में क्या होता है कि जो लंग्स में एल्विलाई होते हैं, ये है ना, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ से ये ब्लड में एयर, यहाँ से एल्वियोलर से ऑक्सीजन जो है ये ब्लड में पहुँचती है। ओके, और यहाँ से ब्लड से CO2 जो है ये डिफ्यूज करके एल्विलाई में पहुँचती है। यानी ये सेकंड स्टेप एल्वियोलर मेम्ब्रेन में हुआ। और सेकंड स्टेप कौन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 और एल्वियोलर CO2 का अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, सेकेंड स्टेप। और फिर थर्ड स्टेप में, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट किसका किसका होना है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है, पूरी बॉडी में जाना है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है O2 का ट्रांसपोर्ट होना है, कहाँ तक, टू टिश्यू तक, टू टिश्यू। ओके, और टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होकर के वापस जाना है किसका, CO2 का, यहाँ तक जाना है। दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन, O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग सरफेस है यानी एल्विलाई। ओके, एंड थर्ड स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, दैट इज थर्ड नहीं, फोर्थ स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पे टिश्यू में, सपोज ये टिश्यू है, ओके, अब टिश्यू को ऑक्सीजन मिलनी, तो ऑक्सीजन जाएगी टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के बाद जब यहाँ से CO2 बनेगी, बाहर जाएगी, और ये फिर ब्लड के थ्रू लंग्स के सरफेस पे पहुँचेगी। तो ये आपका फोर्थ स्टेप होता है। अब देखिए एक एक स्टेप को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। ये जब O2 पहुँच जाएगी यहाँ पे टिश्यू में, तो उसका यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल, है ना, यानी वही सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी को क्या बोला आपने, सेलुलर रेस्पिरेशन, यही ट्रू रेस्पिरेशन है। ओके, नाउ लुक दिस डायग्राम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन है। सबसे पहले ये ट्रेकिया, जिसको आप विंड पाइप कहते हैं, ये देखो, ये विंड पाइप है। ओके, ये विंड पाइप है, इसके ऊपर ये सी शेप, ये विंड पाइप, और विंड पाइप के ऊपर ये सी शेप, ये इस तरह से सी शेप में ये रिंग रहती हैं कार्टिलेज की। ओके, इन कार्टिलेज की रिंग ऑफ दीज कार्टिलेज, ओके, जिसको पिचकने से, कोलैप्स होने से बचाती हैं। ओके, दीज आर द रिंग
ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ओके। नाउ दिस सी ट्रेकिया। अच्छा, ट्रेकिया का जो यहाँ पे ओपनिंग होता है, फर्स्ट ओपनिंग इसी के नीचे, इसके ऊपर ओपनिंग पर ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस के ऊपर ये फ्लैप रहता है एपिग्लॉटिस, और उसके नीचे ये साउंड बॉक्स है लैरिंग्स, लैरिंग्स ये साउंड बॉक्स है, ओके। नाउ लुक दिस ट्रेकिया, ये आगे चल कर के दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, जिनको आपने कहा ब्रोंकस, पर ब्रोंकस फिर ब्रांचिंग रीब्रांचिंग होकर के लास्ट में ये एल्यूलाई में डिवाइड होता है। और ये जो ब्रांचेस होती हैं इनको क्या कहते हो आप? ब्रांकियोल्स कहते हो, ठीक। लास्ट में ये एल्यूलाई में ओपन होती जा कर के, ये देखो इस तरह से एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होती हैं, और गैसियस एक्सचेंज इन्हीं एल्यूलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाता है। बाहर कवरिंग देखिए कैसे होती है, किस तरह से डिवाइड रहती है। सबसे नीचे की तरफ ये पूरी कैविटी डायाफ्राम, मस्कुलर डायाफ्राम होता है ये। साइड में ये रिब्स रहती हैं, रिब्स से ये रिब्स हैं, ओके, ये रिब्स हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लेविकल रहता है, ये क्लेविकल है, दिस इज क्लेविकल, ओके। और पूरी कैविटी देखो बंद हो गई, इसी के अंदर लंग्स हैं, इसी को कहते हैं थोरेसिक कैविटी, इसी के अंदर लंग्स हैं, और इसमें दूसरा ऑर्गन ये हार्ट है, ये हार्ट है, ओके। अब देखो ये लंग्स हमारे जो होते हैं ये दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड हैं, देखो ये दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। एक ये इनको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन, ध्यान देना टू मेम्ब्रेन कौन कौन है, देखो ये टू मेम्ब्रेन में ये मेम्ब्रेन बाहर मेम्ब्रेन है, ओके ओके, और दूसरी मेम्ब्रेन ये इनर वाली अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ओके। दीज आर द प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, और इस प्लूरल फ्लूइड से आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन प्लूरल फ्लूइड से क्या होता है कि इसका इस तरह से एनाटॉमिकल डिजाइन हो जाता है कि जब रिब्स बाहर जाएंगी तो ये मेम्ब्रेन्स भी बाहर जाएंगी, और इसके अंदर का यहाँ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। इस जब बाहर जाएंगी तो ये भी मेम्ब्रेन्स भी बाहर जाएंगी, समझ रहे हो। और जब मेम्ब्रेन्स भी बाहर जाएंगी तो जो प्लूरल कैविटी है इसके अंदर का जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, तो ये ब्रीदिंग में इसकी बड़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर लंग्स के अंदर आएगी, ओके। दिस इज़ द रूट ऑफ एयर। कैसे एयर आती है? सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज में गई, फिर नेजल कैविटी में गई, उसके बाद फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में। देखो नेजल कैविटी तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद फेरिंग्स था, फेरिंग्स कॉमन चैम्बर था इसोफेगस का, इसोफेगस और किसका? ट्रैकिया की ओपनिंग का कॉमन चैम्बर है। वहाँ से लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से ट्रैकिया, देखो लैरिंग्स से ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ओके, ये देखो ट्रैकिया है ना। ट्रैकिया से किस में? ब्रोंकाई, ट्रैकिया से ये ब्रोंकस, सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स, ओके, सी दिस इज द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में, ओके। ब्रोंक्यूल्स से फिर कहाँ गई? एल्यूलर, एल्यूलाई में, दीज द एल्यूलाई, ओके। और एल्यूलाई से फिर ब्लड कैपिलरी, यानी दीज एल्यूलाई सप्लाइड बाय द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरी। इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी रहती हैं, और इसी ब्लड कैपिलरी में यहाँ से एल्यूलाई से O2 डिफ्यूज करके इस ब्लड कैपिलरी में आएगी, और यहाँ से CO2 डिफ्यूज़ करके एल्यूलाई में जाएगी, ओके। तो ये इसका रूट हुआ, देखो नॉस्ट्रिल से कहाँ पहुँचा? नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया,
ओके। ट्रेकिया से ब्रांकाई, ये दोनों ब्रांकाई, ब्रांकाई से ब्रांकियोल्स, ये ब्रांचेस, सब ब्रांचेस ब्रांकियोल्स हैं। ओके। फिर एल्वुलर, एल्वुलाई में पहुंचा। ओके। एल्वुलर में, एल्वुलर के बाद ब्लड कैपिलरीज में। ओके। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके। नाउ मैकेनिज्म, ब्रीदिंग कैसे होता है, ब्रीदिंग की मैकेनिज्म कहते होता है, देखो हम सांस अंदर लेना को हम बोलते हैं इनहेलेशन, और बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। देखिए आप समझिए, देखो अभी हमने आपको ये बताया था कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसका डिजाइन ऐसा होता है कि ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं। देखो ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक। प्लूरल मेम्ब्रेन्स में क्या होता है कि अब देखो किस तरह से, जैसे ही रिब्स बाहर की तरफ आई और डायाफ्राम नीचे की तरफ आया, वॉल्यूम यानी नंबर 1 काम ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, साइमल्टेनियसली साथ साथ हुआ। ओके। रिब्स मूव, रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ड, नंबर 1। नंबर 2 डायाफ्राम कंट्रैक्टेड एंड गो डाउनवर्ड। वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity, number 3 increases. Okay. Number 4 air enter into the lungs. इन स्टेप में बोलना है। नंबर 1 रिब्स एंड डायाफ्राम रेस्ड, मूव आउटवर्ड। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, मस्कुलर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये। ओके। एंड बिकम फ्लैटेंड, कैसा हुआ, कॉन्ट्रैक्टेड एंड फ्लैटेंड। ओके, चपटा हुआ। 3 वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक इंक्रीज। ओके, जब वॉल्यूम बढ़ा तो इसके अंदर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो प्रेशर क्या हो गया इसके अंदर, डिक्रीज। डिक्रीज के लिए नीचे का साइन लगा देते हैं, ठीक। प्रेशर डिक्रीजेज देन एयर इंटर इनटू द लंग्स, नंबर 4। ओके। नाउ एक्सपायरेशन कैसे होता है, एक्सपायरेशन समझिए। एक्सपायरेशन फिर वहीं से शुरू करते हैं। नंबर 1 रिटर्न द रिब्स, रिटर्न इस्ट ओरिजिनल पोजीशन, नीचे की तरफ मूव इनवर्ड। नंबर 2 डायाफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्च अपवर्ड। नंबर 3 वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, एंड जब वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इसके अंदर का प्रेशर इंक्रीजेज, एंड व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एयर एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकल जाएगी। ओके। तो ये काम हुआ नंबर 4। सिंपल, इस डायग्राम से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को आराम से समझ सकते हो और डिफरेंस भी इसको आराम से कर सकते हो। देखो इनहेलेशन, ओके, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, बाहर तरफ एक्सपेंड किया। रिब्स एक्सेलेशन, रिब्स मूव डाउनवर्ड, दैट इज इनवर्ड। रिब्स लेफ्ट अप, ओके, इसमें रिब्स मूव आउटवर्ड। डायाफ्राम बिकम फ्लैटेंड, इसमें डायाफ्राम फ्लैटेंड हुआ। ओके। एंड डायाफ्राम बिकम डोम शेप, यहाँ पे देखो इसमें डायाफ्राम कैसा हुआ था, डायाफ्राम दिस इज डोम शेप। डोम शेप ये रहा, डोम शेप रहता है ऐसे, जब ऐसे हुआ तो डोम शेप बोलेंगे। और फ्लैटेंड, ये नीचे की तरफ आया तो ये फ्लैट, इस तरह से फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड है। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, एयर इंटर इनटू द लंग्स, वॉल्यूम इंक्रीजेस, एयर इंटर इनटू द लंग्स। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, एयर एग्जिट फ्रॉम लंग्स, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द दिस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, एयर exit from the lungs. Okay. Now look the next, after breathing, breathing के बाद अब exchange of gases between alveolus, blood and tissue। देखिए किस तरह से exchange of gases होता है। देखो जैसे ही एयर, आप समझिए, एयर रिच ऑक्सीजन जैसे ही एल्वुलस में पहुंचा, ठीक, तो एल्वुलस में अब यहाँ पे एल्वुलस से जैसे ही ऑक्सीजन एल्वुलस में पहुंचा, ब्लड, ठीक, ब्लड में पहुंची ऑक्सीजन। अब ब्लड में जो ऑक्सीजन पहुंची तो ब्लड में ये हीमोग्लोबिन रहता है आरबीसी के अंदर, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड किया। एक हीमोग्लोबिन के साथ, 1 हीमोग्लोबिन के साथ HB के साथ 4 O2 मॉलिक्यूल बाइंड किए। ओके। और ऑक्सीजन ये टिश्यू में रिलीज कर दिया, यानी ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ।
तो ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो इन लंग्स की सरफेस पे क्या हो रहा है, O2 जो है ये हीमोग्लोबिन HB, हीमोग्लोबिन को HB लिख लेते हैं, ओके। एक HB के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड किया और Hb.4O2 बनाया। ये कहाँ हो रहा है, इन लंग्स के सरफेस पे। और टिश्यू में क्या हो रहा है, इन टिश्यू, जब टिश्यू में यही इसको कहते हैं, ये जो हीमोग्लोबिन बना इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। और टिश्यू में यही काम, जब टिश्यू में पहुंचा तो टिश्यू में क्या हुआ, टिश्यू में ये HB ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू में पहुंचा तो ये ब्रेक हो गया, ओके। किसमें, HB में और O2 में। O2 ये कहाँ गई, टिश्यू को गई, तो टिश्यू यूज करेगा इसको रेस्पिरेशन में। तो हीमोग्लोबिन आपकी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ये हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ओके। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, लुक दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टिश्यू से, ओके, ये ब्लड में डिजॉल्व होती है, यानी जो CO2 थी ये किस में डिजॉल्व हुई, वाटर में डिजॉल्व हुई, ओके। और वाटर में डिजॉल्व होकर के ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वेलाई सरफेस पे पहुंची। कहाँ पहुंची, एल्वेलाई सरफेस में। और एल्वेलाई सरफेस में ये CO2 रिलीज इन द एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक में क्या हो गई, रिलीज हो गई वहाँ, ठीक। यानी ये रिएक्शन ये बना H2CO3, ये बना टिश्यू में, ठीक। और रिलीज जब करना होगा तो क्या रिलीज़ किया, ये फिर से ब्रेक हो गया H2O प्लस CO2 में, ओके। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस चलती हैं, ओके। ये H2CO3 बना, ओके। ये कहाँ बना, ये टिश्यू में बना, ये इन टिश्यू, ओके। और ये कहाँ बना, लंग्स की सरफेस पे, ओके। ये इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होता है, ओके। नाउ टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं, ओके। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती हैं, ओके, जो वाटर में, उसको यूज करते हैं। फिशेस जो होती हैं टेक वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास थ्रू द गिल्स, और उसकी वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप, ले ली गई बाय द ब्लड, ओके। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना ये बात है कि एक क्वेश्चन की जो ब्रीदिंग है, ओके, वो किस में लो होती है और किस में हाई होती है, ओके। तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम रहती है, ओके। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ओके। अब ये बच्चों इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। नाउ अब देखिए प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ओके। प्लांट्स रेस्पिरेशन वही है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ओके। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन एनिमल। इसमें गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्टोमेटा से लीव्स में, लेंटिसेल्स से स्टेम में, लेंटिसेल्स से, जनरल बॉडी सरफेस से रूट्स में होता है, ओके। स्टोमेटा के थ्रू देखिए कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, ओके। यानी स्टोमेटा से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ये होता है, डिफ्यूजन से होता है। अब डिफ्यूजन बेटा जानते हो, डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसका भी हायर कंसंट्रेशन यहाँ है जिस मॉलिक्यूल का भी, और वो वहाँ से मूव करके जाएगा कहाँ, जहाँ उसका लो कंसंट्रेशन होगा, ओके। तो डायरेक्शन जो होता है डिफ्यूजन का ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। देखिए
अब क्या है कि पहला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। क्या है, देखो ये नाइट में, एट द नाइट जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ठीक है, तो CO2 एलिमिनेशन जो है ये मेजर एक्सचेंज होता है, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, समझिए। तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ओके, केवल रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। जब केवल रेस्पिरेशन हो रहा है, तो केवल रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस टाइम पर क्या होगा, CO2 रिलीज होगी, ओके। बट ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके, CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में CO2 जनरेट किया, इज यूज्ड अप इन द फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई, ओके। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्यों ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि इन नॉर्मल टाइम में, जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इनका रेशियो 10:1 होता है। यानी यहाँ पे बनने वाली, जो फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन में CO2 है वो क्या होगी, वो थोड़ी लो होगी। तो प्लांट को, ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रही है, O2 बन रही है, बहुत ज़्यादा बन रही है फोटोसिंथेसिस में, तो O2 को बाहर जाएगी, क्यों, O2 बहुत ज़्यादा है, ठीक। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे जो CO2 है, CO2 का कंजप्शन ज़्यादा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा है। तो ये यहाँ से CO2, ये CO2, ये CO2 अंदर आएगी, यानी ये कब होगा, डे टाइम में, ओके। दैट इज़ वाई इन द डे टाइम प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन in the atmosphere, into the atmosphere and take carbon dioxide from the atmosphere, क्योंकि उसका रीजन है बच्चों ये, ओके। ये तो था पूरा आपका रेस्पिरेशन टॉपिक। सभी क्वेश्चंस आपको हो गए हैं, ठीक। वीडियो को देखना बहुत अच्छी तरीके से और समझ करके इसके सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना और नोट्स बना लेना, ओके।